Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss the novel of Chinua Achebe that is Things Fall Apart. जिसका मतलब है थिंग्स मतलब चीज़ें, fall apart चीज़ें टूट जाती हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, नॉवल का राइटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी समरी को देखेंगे, प्लॉट देखेंगे, डिफरेंट थीम्स देखेंगे, कैरेक्टर्स को कैरेक्टर एनालिसिस किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं राइटर के इंट्रोडक्शन से। Chinua Achebe was a Nigerian author who wrote the novel Things Fall Apart. एक नाइजेरियन ऑथर थे। He was born in 1930 and was influenced by Western culture. 1930 में पैदा हुए थे, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। He refused to change his Igbo name Chinua to Albert. चिनुआ से अपना नेम एल्बर्ट चेंज करने से उन्होंने मना कर दिया था कि वो अपना इग्बो नेम है उनका चिनुआ, तो उन्होंने वही रहने दिया है। He wrote his novels in English because he felt that the written standard Igbo language was stilted. मतलब ये है कि उन्होंने लैंग्वेज, अपना जो नावल है वो इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें लगता था कि इग्बो लैंग्वेज जो है ना उसकी वैल्यू नहीं है, वो टिल्टेड हो गई है, झुक गई है। नेक्स्ट हमारे पास नॉवल का इंट्रोडक्शन आ जाता है। थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ डिबेट नॉवल ऑफ नाइजेरियन ऑथर चिनुआ एचबे। द नॉवल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1958। एमसीक्यूज आ सकता है, नोटिस कर ले। इट डिपिक्ट्स द इवेंट्स ऑफ प्री कॉलोनियल लाइफ इन इग्बो लैंड, मॉडर्न डे साउथ ईस्टर्न नाइजेरिया एंड द सब्सिक्वेंट अपीयरेंस ऑफ यूरोपियन मिशनरीज एंड कॉलोनियल फोर्सेज इन द लेट 19th सेंचुरी। वो कह रहे हैं प्री कॉलोनियल लाइफ कैसी थी इग्बो लैंड की। इग्बो लैंड जिसे मॉडर्न डेज में साउथ ईस्टर्न नाइजेरिया भी कहा जाता है, वो कहते हैं इग्बो लैंड की कॉलोनियलिज्म से पहले क्या लाइफ थी और जब कॉलोनाइजेशन हो गई उस जगह पे, तो उसके बाद जो मशीनरीज या जो भी वाइट पीपल्स की कॉलोनाइजेशन के अंदर जो भी टाइम पीरियड गुजरा उसकी ये रिफ्लेक्शन है नॉवल में। इट इज अ स्टेपल बुक इन द स्कूल थ्रू आउट अफ्रीका एंड इज वाइडली स्टडीड इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ये बुक जो है वो अफ्रीका के तमाम स्कूलों में तकरीबन पढ़ाई जाती है। इसके अलावा वो कंट्रीज जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे भी ये काफ़ी बुक जो है वो स्टडी की जाती है। नेक्स्ट इसका प्लॉट देखें नॉवल का। द स्टोरी फॉलो द लाइफ ऑफ ओकोंको। एक ओकोंको की नॉवल की स्टोरी है ये। द प्रोटैगनिस्ट है जो कि कहानी का हीरो है, हु इज अ फियर्ड वॉरियर एंड अ लोकल रेसलिंग चैंपियन। ओकोंको की स्टोरी है जो कि प्रोटैगनिस्ट है और एक रेसलिंग चैंपियन है। ओकोंको इज अ कम्प्लेक्स कैरेक्टर विद अ वायलेंट एक्सटीरियर एंड अ टॉर्चर्ड सोल। उसकी सोल जो है वो टॉर्चर है और एक्सटीरियरली वैसे है कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद करने वाला इंसान दिखाया गया है। द नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स with the first describing Okonko family, personal history and the custom and the society of the Igbo। फर्स्ट पार्ट में क्या चीज़ें दिखाई गई हैं? 3 पार्ट है नॉवल के। फर्स्ट पार्ट में इसकी फैमिली, पर्सनल हिस्ट्री और कस्टम और सोसाइटी इग्बो की वो दिखाई गई है। The second and third parts introduce influence of European colonialism and Christian missionaries on Okonwo, his family and the wider Igbo community। और कहते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट में सारी वो कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड दिखाया गया कि यूरोपियन कॉलोनिज्म कैसे हुई थी, कैसे क्रिश्चियंस की मशीनरीज जो थी वो आ गई उसकी सोसाइटी में, उसकी कम्युनिटी में। उसके अलावा उसकी फैमिली उससे कैसे चेंज होती गई और कैसे इग्बो कम्युनिटी पे वो सारे इफेक्ट्स हुए कॉलोनाइजेशन के। नेक्स्ट इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टर ओकोंको का है। द प्रोटैगनिस्ट है हु हैज 3 वाइफ्स एंड 10 चिल्ड्रन एंड बिकम अ लीडर ऑफ हिज क्लेन। अपनी जो आबादी है, अपनी कम्युनिटी जो भी है इग्बो सोसाइटी, उसका जो है वो लीडर है। इक्वेफी जो है ओकोंको सेकंड वाइफ हु फॉल इन लव विद हिम आफ्टर सीइंग हिम इन अ रेसलिंग मैच। ये जो है एक्वेफी ये इसकी सेकंड वाइफ है जो कि उससे फॉल इन लव, मोहब्बत में पड़ गई थी एक रेसलिंग मैच के दौरान। थर्ड पे हमारे पास कैरेक्टर है ओनोको का। ओकोंको's फादर है हु डिफाइन टिपिकल इग्बो masculinity by neglecting to grow youngs, taking care of his wives and children and pay his debt before he dies। मतलब उसके फादर जो थे ना वो इतने बहादुर या कह ले कि इतने कॉन्फिडेंट या इतने प्राइड इंसान नहीं थे जैसे ओकोंको था। इसके अलावा जो उसके फादर थे वो एक नॉर्मल से खौफजदा रहने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी डेथ से पहले जितने भी उन पे कर्जे वगैरह थे वो सारे उन्होंने खत्म कर दिए थे, जाने से पहले अदा कर दिए। नवोई है ओकोंको का बेटा है हु कनेक्ट्स विद इकमेफोना एंड प्रेफर्स स्टोरीज टू वायलेंस। वो कहते हैं कि तशद्दुद करने की बजाय हम कहानी सुना के भी बात को क्लियर कर सकते हैं, ये उसका बेटा कहता है। इकमेफोना अ बॉय फ्रॉम दी मेबियोना ट्राइब हु इज पुट इनटू ओकोंको's केयर एंड बिकम क्लोज टू नवोई। जब ओकोंको को जिला वतन कर दिया गया था तो वहाँ पे उसके साथ उसका एक फ्रेंड था, एक लड़का था जो उसके साथ उसकी टेक केयर करता था, उसका नाम है इकमेफोना। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है एजिनमा का। Okonko's favorite daughter, who is very much the antithesis of normal woman within the culture, and Okonko's routine remarks that she would have made a much better boy than a girl। इनमा जो है वो उस कल्चर की वुमेन्स के और ओकोंको के थोड़ी सी खिलाफ थी और वो उसे लगता था कि वो एक लड़की से ज़्यादा एक लड़का जो थी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर सकती थी अगर वो लड़का होती तो। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओब्रिका का। ओकोंको's बेस्ट फ्रेंड है हु थिंक्स बिफोर ही एक्ट्स एंड इज लेस वायलेंट एंड एरोगेंट देन ओकोंको। ओकोंको से जो है वो कम प्राइड और तशद्दुद करने वाला इंसान है, वैसे उसका बेस्ट फ्रेंड है। चीलो का कैरेक्टर है। चीलो जो है वो एक पादरी है। द प्रीस्टेस ऑफ एग्बेला हु हैज डबल लाइफ एज अ वुमेन ऑफ उमोफिया एंड अ प्रीस्टेस सिंबलाइजिंग फेट थ्रू आउट द नॉवल।
इसके अलावा डिटेल्ड समरी के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं कि पार्ट 1 में क्या चीज़ें हैं, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में उनको पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। पार्ट 1 में इंट्रोड्यूस करवाते हैं कॉन्वो को, सक्सेसफुल फार्मर है एंड वैरियर इन द इग्बो विलेज ऑफ उमोफिया। इग्बो का एक विलेज है मोफिया, वहाँ पे एक जो है सक्सेसफुल फार्मर है और वैरियर है। डिस्क्राइब ओकोनकोस फैमिली इंक्लूडिंग हिज 3 वाइफ्स एंड 12 चिल्ड्रन। कहीं पर उसके चिल्ड्रन 12 बताए गए हैं, कहीं पे 10 बताए गए हैं। एक्सप्लोर्स ओकोनकोस पास्ट इंक्लूडिंग हिज फादर्स लेजीनेस एंड ओकोनकोस ओन राइज टू सक्सेस। ओकोनवो के फादर का कोई नाम नहीं था, कोई स्टेटस नहीं था अपनी लाइफ में, वो एक सीधा साधा सा बंदा था, लेकिन ओकोनवो जो था वो एक वायलेंट इंसान था और उसने अपनी वैल्यू बनाई अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, सक्सेसफुल पर्सन बना। शोज ओकोनकोस वायलेंट टेम्पर दिखाया गया आपको फर्स्ट पार्ट में एंड हिज फियर ऑफ बीइंग लाइक हिज फादर। उसे हमेशा एक खौफ था कि वो अपने वालिद की तरह लेजीनेस उससे इंसान ना हो जाए। पार्ट 2 जो है ओकोनकोस एक्साइल्ड फॉर 7 years आफ्टर एक्सीडेंटली किलिंग अ क्लाइंट्समैन, कि उसने जो अपनी कम्युनिटी के एक पर्सन को हादसाती तौर पर मार दिया था, जानबूझ के नहीं मारा था, इसलिए उसे जो है वो 7 साल के लिए दिला वतन कर दिया जाता है, अपने उस कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है। ही लिव्स इन हिज मदरलैंड अमंग हिज मटीरियल रिलेटिव्स। मदरलैंड यानी वो जो ननिहाल वाला घर होता है, वहाँ पे वो उस जगह पे चला गया, उन लोगों के दरमियान रहता है, उन रिश्तेदारों के दरमियान। ही स्ट्रगल टू अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ एंड फील्स लाइक अ फेलियर। अब वो जो है वो नए तरीके जो है वो सीखने की कोशिश करता है और अपने आप को एक फेलियर महसूस करता है। हिज सन नोए बिकम इंक्रीजिंगली डिस्टेंट फ्रॉम ओकोनको एंड हिज ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। उसका जो बेटा नोए है वो अपने फादर ओकोनको से टोटली डिफरेंट है और उसका वे जो है वो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ जो है, जिंदगी गुजारने के तरीके, वो भी सारे उससे फादर से डिफरेंट है। वो ज़रा अपने फादर से मोटिवेट नहीं है या उसकी तरह नहीं बनना चाहता। पार्ट 3 में आपको दिखाया गया है ओकोनको रिटर्न टू मोफिया आफ्टर हिज एक्साइल्ड। जब उसकी पनिशमेंट खत्म हो जाती है वो वापस अपनी जो है कंट्री इग्बो सोसाइटी उसमें वापस आता है, बट फाइंड्स दैट मच हैज चेंज। उसे अपनी उस सोसाइटी में, कम्युनिटी में बहुत सारा चेंज नजर आता है। वाइट मशीनरीज हैव अराइव्ड एंड मैनी ऑफ द इग्बो पीपल हैव कन्वर्टेड टू क्रिस्टियनिटी। वो कहते हैं हर तरफ जो है वो वाइट गोरों की जो मशीनरीज हैं वो वर्क कर रही हैं और उसकी जो सोसाइटी के इग्बो सोसाइटी के पीपल्स हैं उन सब ने जो है क्रिश्चियंस ईसाइयत का मजहब जो है वो अडॉप्ट कर लिया। और ओकोनको सन जो नोए है हैज बिकम अ क्रिश्चियन एंड चेंज हिज नेम तो इसहाक। अब जो उसका बेटा, अपना बेटा है, उसने भी क्रिश्चियन का मजहब जो है वो अडॉप्ट कर लिया है और अपना नेम भी चेंज कर लिया है। ओकोनकोस फील लाइक अ स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज एंड इज इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड। अपने इर्द गिर्द के लोगों को जिनको वो जिस तरह छोड़ के गया वो उनसे टोटली डिफरेंट है। वो सारे अब पहले ओकोनवो के कंट्रोल में थे, लेकिन अब वो सारे किससे इंस्पायर हैं, किनके पीछे लगे हैं, उन गोरों के पीछे लग गए हैं, उन कॉलोनाइजर्स के पीछे लग गए हैं। तो अब वो अपने आप को वहाँ पे अजनबी सा फील कर रहा है। ही ट्राइज टू रैली हिज पीपल अगेंस्ट द मिशनरीज बट दे आर टू डिवाइडेड एंड वीक। वो जो है अपने लोगों को मिलकर कोशिश करता है कि हम इस मशीनरीज इन लोगों के खिलाफ लड़ें, लेकिन वो अपने आप को बहुत कमजोर फील करता है। इन अ फाइनल एक्ट ऑफ डिफेंस ओकोनवो किल्स अ ब्रिटिश मैसेंजर नोइंग इट विल लीड टू हिज ओन डेथ। वो एंड पे ये जानते हुए कि अगर वो उनको कुछ कहेगा तो वो खुद मर जाएगा, इस बात को जानते हुए भी उसने एक ब्रिटिश मैसेंजर को जो है वो कत्ल कर दिया। द नॉवल एंड्स विद ओकोनवो सुसाइड। एंड पे जो है वो ओकोनवो ने अपनी खुद ही जान ले ली है, सिंबलाइजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इग्बो कल्चर, कि यहाँ पे इग्बो कल्चर जो है वो खत्म होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। इसके बाद कुछ थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। थीम्स इन चिन्हो एचपी's नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट। फर्स्ट है ट्रेडिशनल वर्सेस चेंज। दिस नॉवल टाइटल इज अ quote from the poem by Irish poet V.B. Yeats called The Second Coming. Things fall apart. The center cannot hold. Merry anchor is loosed upon the world. Much of the novel centers on Umofia tradition of marriage, burial and harvest. बेसिकली जो टाइटल है इस नॉवल का, जो मेन टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, वो वीबी ईस्ट की एक पोइम है द सेकंड कमिंग, उसमें से ये टाइटल लिया गया है। ट्रेडिशन वर्सेस चेंज ये है कि किस तरह की वो सोसाइटी का ट्रेडिशन जो है वो कॉलोनाइजेशन के बाद चेंज हुआ है। सेकंड हमारे पास आती है कॉलोनियलिज्म। द सेकंड हाफ ऑफ द स्टोरी इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द इग्बो पीपल ड्यूरिंग एक्साइल। ओकोनको स्टार्ट्स hearing rumors of the white man and loses his son to the missionaries, but it is not till he returns home and he sees the full extent of their impact. अब जब वो अपने जिलावतनी के बाद वापस अपनी कंट्री में आता है, वो देखता है कि उसने अपना बेटा क्या, अपनी फैमिली के, अपनी मतलब पूरी कम्युनिटी के साथ साथ अपने लोग, स्पेशली अपना बेटा भी खो दिया है। वो सारे उनके पीछे हैं, वाइट पीपल्स के पीछे, कॉलोनाइजर्स के पीछे लग गए हैं। फेट वर्सेस फ्री विल। देयर इज एन इग्बो सेइंग दैट व्हेन अ मैन सेज yes, his chi or spirit says yes also. The belief that he control his own destiny is of central importance to Okonkwo. Later several events occur to undermine this belief and Okonkwo is embittered by experience. मतलब इग्बो सोसाइटी में ये कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन हाँ कहता है तो वो अपने दिल और रूह, अपने सुकून, मतलब हर तरह से वो उसके तरफ से वो हाँ होती है उस चीज़ के लिए। पहले जो था ओकोनको वो फ्री था बिल्कुल, ठीक है, उसका एक वो लीड करता था अपनी इग्बो सोसाइटी को। लेकिन जब कॉलोनाइजेशन हो गया उसके बाद वो जो है उसने उस चीज़ को अपनी किस्मत मान लिया कि अगर मैं इन गोरों से नहीं लड़ सकता, अगर मैं इनसे लड़ूंगा तो मर जाऊंगा। ये जानते हुए उसने फिर भी कत्ल कर दिया, और ये सिर्फ इसलिए कि मैं उनके हाथों ना मरूं, इसलिए उसने खुद अपने आप को सुसाइड कर ली थी।
नेक्स्ट हमारे पास थीम आ जाता है रिलीजन का। रिलीजन जो इग्बो सोसाइटी का अपना रिलीजन था, लेकिन कॉलोनाइजेशन के बाद बहुत से लोगों ने जो है वो क्रिश्चियनिटी का रिलीजन जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट हो जाता है मैस्कुलिनिटी का। मैस्कुलिनिटी का थीम आ जाता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ओकोनवो का बेटा और ओकोनवो के जो फादर थे, दोनों की जो है बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन ओकोनवो जो है वो हर तरह से इनसे डिफरेंट है। ओकोनवो का मतलब मेन जो है वो मकसद वो हमेशा वायलेंट है, प्रेशर के थ्रू चीज़ें मतलब काम करवाना, अपनी बात मनवाना है। लेकिन उसके फादर और उसके बेटा जो नवोए है, उनका ऐसा कोई बिलीफ नहीं है। नेक्स्ट है पावर। पावर जो है वो भी इसका मेन थीम है, क्योंकि पावर जो है वो जब इग्बो सोसाइटी में ओकोनको डील कर रहा था, ओकोनको लीड कर रहा था अपनी कम्युनिटी को, तो पावर उसके हाथ में थी। लेकिन अब जब वो अपने पनिशमेंट के बाद वापस आया तो उसकी पावर तो रही नहीं है, वहाँ पे किसकी पावर चल रही है? वाइट पीपल्स की पावर है। ओकोनको को ये लगता है कि उसको अपने फादर की तरह ना होना, अपनी एक वैल्यू बनाना, एक सक्सेसफुल पर्सन होना अपनी कम्युनिटी में, उसका एक एम्बिशन है, स्ट्रॉन्ग एम्बिशन है, हाई लेवल है सोसाइटी में। लैंग्वेज का थीम आ जाता है यहाँ पे। वो सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज है, कॉलोनाइजर्स की अपनी लैंग्वेज है, लेकिन कॉलोनाइजर्स अगर लीड कर रहे हैं तो उनकी बात समझने के लिए कि उन्हें भी इंग्लिश सीखना उनके लिए लाजमी बन गया है। जो है जस्टिस का थीम आ जाता है कि वो कहते हैं कि जस्टिस, ओकोनको बेसिकली जस्टिस मांगता है अपनी सोसाइटी के, वो कि उसने उस सोसाइटी को मतलब लीड किया है, लेके चला है। हमारे अबाऊ अजदाद ने वो सोसाइटी बनाई है, ठीक है। उनका अपना मजहब है, अपनी ज़ुबान है, अपने कुछ असूल हैं, रस्म व रिवाज हैं, कल्चर है। उसको चेंज करने में मतलब ये सारे लोग जो हैं वो एकदम से ऐसे कॉलोनाइजेशन आके कर लिया और ये हर चीज़ को चेंज कर रहे हैं। तो इस चीज़ में बेसिकली इसका थीम जो है वो जस्टिस भी बताया जाता है। जनरेशनल डिवाइड है कि यहाँ पे जो ओकोनको है वो अपने फादर से डिफरेंट है, ओकोनको का बेटा जो नवोए है वो अपने नवोए जो है वो अपने फादर से डिफरेंट है, मतलब उनमें सिमिलैरिटी नहीं है। इसका थीम इस तरह बन सकता है कि प्राइड और वायलेंट जो है वो आपको बेसिकली नजर आता है ओकोनवो के कैरेक्टर में, और ये प्राइड ही जो है वो ओकोनवो की, और ये जो प्राइड है वही मेन इसकी वीकनेस है ओकोनवो की। और यहाँ पे हमारा नावल जो है वो खत्म होता है। होप आपको स्टोरी समझ लग गई हो, कैरेक्टर्स की समझ लग गई हो, थीम्स हमने बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस कर ली हैं, आप 4 to 5 कर लें, इनफ है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।